हेलो बच्चों, कैसे हो? कहोगे सर वापस आ गए, बहुत दिनों बाद आए, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई, है ना। पोटेंशियोमीटर का तुमने लास्ट वाली मैंने वीडियो जो अपलोड की थी बच्चों, पोटेंशियोमीटर की थी, वो देख लेना, काम की है। बिटसेट, सीईटी स्पेशली बता रहा हूँ, बिटसेट और सीईटी और एडवांस, ठीक है। जेई मीन्स में डेफिनेटली नहीं आता, बट जैसे ही मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जेई मीन्स में भी वो क्वेश्चंस दे देते हैं। खैर, अभी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ सॉल्यूशन, केमिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। बच्चों ने डिमांड की थी थोड़ी सी कि सर आपका सॉल्यूशन पे कोई वीडियो बनी हुई है क्या। तो सॉल्यूशन पे मेरी वीडियो अभी तक नहीं बनी थी। उसमें सबसे मेन अटैक में आपको पता है, जैसा मेरी टेक्निक है कि हम डायरेक्टली अटैक करेंगे मेजर टॉपिक पे, और एज पर द बोर्ड्स एज वेल एवरीथिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पज हम उस तरीके से सीखते आए हैं और उस तरीके से ही हम उसको सीखेंगे, ठीक है। बेसिक्स कोशिश करूंगा मैं अगेन कि हर चीज का तुम्हारा वो कवरेज हो जाए। चलिए, तो कहानी को बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, राइट। अब सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सिंपल शब्दों में? सर जिसमें सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, दोनों का मिला के क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। सोल्यूट क्या होता है? जिसको डिसॉल्व किया जाए, या नहीं? सोल्यूट है और ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो दोनों मिलके आपको क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बना देते हैं। सोल्यूट क्या होता है? जिसको डिसॉल्व किया जाए। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें डिसॉल्व किया जाए, राइट। सोल्यूट क्या होता है? जिसको डिसॉल्व किया जाए। नमक, नमक को डिसॉल्व किया जा रहा है, सोल्यूट हो गया। सॉल्वेंट क्या है? जिसमें डिसॉल्व किया जाए, ठीक है। बात सही है। तो सॉल्यूशन हमारा ये है। अब सबसे जो मेजर चीज मैं डायरेक्टली अटैक कर रहा हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां से मैं पढ़ाना हमेशा से चालू करता आया हूं। कॉलिगेटिव से पहले भी चीजें हैं, मोलैलिटी बता दूंगा बीच में, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है आपका 11th का वही है, उसको कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कह सकता हूं इस चैप्टर का दिल है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप कहोगे कि सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है सर? क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जो आप बोल सकते हो सर, जो डिपेंड करता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर, राइट, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर अगर वो डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ध्यान रखना, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिंदगी में। कौन कौन सी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बिल्कुल सही जवाब। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होती है डिप्रेशन। है डिप्रेशन, सर डिप्रेशन में आ गए हम तो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी होती है सर जी ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है। ये 4 हमारी जिंदगी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इन चारों के ऊपर हमारा ये जो मेन चैप्टर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब सुनिए कैसे इसको हमें क्रैक आउट करना है, समझते हैं एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगेन रिमाइंड करवा रहा हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल सही। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिख लिए चारों? गुड। अब इसमें सबसे पहले आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसमें एक शब्द भी आ रहा है वेपर प्रेशर। अगर आपको ध्यान हो, मेरी एक शॉर्ट बनी हुई है, आप जाना चैनल पे और शॉर्ट्स में जाना, काफी पुरानी हो गई है, 1-1.5 साल पुरानी शायद बात है या 2 साल पुरानी बात है। तो मैंने एक वेपर प्रेशर की शॉर्ट डाली हुई थी, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है दोबारा से बताता हूं। देखिए, अगर एक लिक्विड है, ध्यान से समझना, एक अगर लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी भी है, बेंजीन है, टोल्यूइन है, लिक्विड है, ठीक है। अब इसको मैंने हीट करना चालू किया, इवेपोरेशन होगा, राइट। ये इसको मैंने हीट करना चालू किया, सिंपल शब्द है। इसको क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, होगा नहीं होगा? इवेपोरेशन होगा।
अब जब हमने इसको प्लेट से ढक दिया, इससे ढक दिया हमने, इसको प्लेट से ढक दिया, अब डेफिनेटली उस समय सर इसमें कंडेंसेशन भी होगा, होगा, है ना, कंडेंसेशन भी होगा। अब व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड is known as vapor pressure. The pressure exerted by the vapors on the surface of a liquid is known as vapor pressure. बात समझ में आई? ये मेरी वेपर्स बन रही हैं, तो the pressure exerted by the vapors on the surface of a liquid is known as vapor pressure. ध्यान रखना। तो the pressure, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, the pressure exerted by the vapors on the surface of the liquid at equilibrium, ये इजी भाषा में है, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो। the pressure exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors on the surface of the liquid, on the surface of a liquid at equilibrium, at equilibrium. The pressure exerted by the vapors on the surface of a liquid at equilibrium is known as vapor pressure. सही है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बहुत इसको क्या बोलते हैं सर, जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करे, नहीं भाई, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब मान लो ये मेरा एक प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट, कितना मान लेते हैं, पी नॉट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैंने, जो प्योर लिक्विड था, इसका जो वेपर प्रेशर था सर वो पी नॉट था, प्योर सॉल्वेंट का। अब मैंने इसमें डाल दिए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो मान लो पहले जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे वो 100 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे, 100-200 मान लो, है ना। अब मैंने जब नॉन वॉलेटाइल मतलब जो उड़ नहीं सकता, ठीक है, जो इवेपोरेट नहीं हो सकता, वो मैंने सोल्यूट इसमें डाला। जब मैंने उसमें ये सोल्यूट डाला तो डेफिनेटली वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आ जाते हैं, है ना, वो तो इवेपोरेट नहीं होंगे क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है। अब वो जब सरफेस पे आ गए तो पहले अगर 100 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे तो सर डेफिनेटली उसकी जनसंख्या अब कम हो जाएगी, वो 50 या 60 ही रह जाएगी, या नहीं, 50 या 60 ही रह जाएगी। तो अब जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, PS होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। तो डेफिनेटली सर PS यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट आप डाल चुके हो, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो लिखना चाहो लिख सकते हो सर, PS क्या है, वेपर प्रेशर, वाइस प्रेसिडेंट मत समझ लेना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये, ठीक है। और P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सही है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, क्लियर है ये, सही है। तो PS आपको पता लग गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड ऑब्वियसली सर PS विल बी लेस देन P नॉट। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही होता है। लोअरिंग का मतलब हो गया सर, अगर हम चेंज इन द डेल्टा P निकालें तो इट विल बी इक्वल टू P नॉट माइनस PS, सही है, P नॉट माइनस PS, इसको बोलते हैं लोअरिंग, यानी कि जो कम हो गया है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप इट इज क्लियर, सही है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आई बात, गुड बॉय। अब आ जाओ आगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक वर्ड होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव में मतलब क्या हो गया सर, विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू, तो डेल्टा P अपॉन P नॉट, ये हो गया, ये लो, तो P नॉट माइनस PS अपॉन
पी नॉट रिलेटिव मतलब विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में हो गया है, राइट? बात समझ में आ रही है? एक होता है परसेंटेज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होता है? परसेंटेज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। परसेंटेज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, परसेंटेज में क्या होगा सर? कुछ नहीं करना है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इंटू 100, बस इंटू 100 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका परसेंटेज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, कंटिन्यू रखता हूं अभी 2 मिनट को। तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, व्हाट आई वाज सेइंग टू यू, कि आपका परसेंटेज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया ये। अच्छा, अब अगली बात ये है, मैंने इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या बोला था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कह रहे हो सर? हाउ इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? हाउ इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? कहां से पता चल रहा है बताओ? पता चल रहा है क्या इसको देख के, या इसको देख के पता चल रहा है क्या? ये तो प्रेशर के टर्म्स है सर। तो हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो वो एक्सप्रेशन हमें लेके आना है। अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करूं, तो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, आइए बात करते हैं कैसे। ठीक है, हाउ इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ध्यान से सुनना बच्चों कि कैसे वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आइए, हाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग या प्रूव इसको करना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउ, कैसे है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? चलिए, मान लो दे आर टू कंपोनेंट्स A1 एंड A2। दे आर टू कंपोनेंट्स A1 और A2, दो कंपोनेंट्स हैं। इनका जो प्रेशर है P1 है, इसका प्रेशर है P2, पार्शियल प्रेशर। अब आप कहोगे सर ये पार्शियल प्रेशर क्या चीज है? कुछ नहीं है, पार्शियल प्रेशर मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर। क्या होता है? इंडिविजुअल प्रेशर। सर मेरा अपना इंडिविजुअल प्रेशर कितना है? मान लो यहाँ पे एक तुम भी हो, एक विकर्ण बैठा हुआ है, एक अवनी बैठी हुई है, एक आशु बैठा हुआ है, ठीक है, ये सब बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है इस सिस्टम पर, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, विदाउट इफेक्टिंग अदर्स और विदाउट गेटिंग इफेक्टेड बाय अदर्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेस मिक्सचर्स हैं, तो नाइट्रोजन का अपना क्या प्रेशर है जो नाइट्रोजन इस सिस्टम पे एक्सर्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो A1 का पार्शियल प्रेशर कितना है? P1 है। A2 का कितना है? P2 है। ठीक है, P1 हो गया, P2 हो गया, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ कितना होता है? P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है? P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी प्रेशर जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड इट्स प्योर कंपोनेंट पार्ट। प्योर, जैसे इस समय मैं एक, मेरा जो प्रेशर है वो P1 है, ठीक है। अब मेरा एक शुद्ध वर्जन होगा, प्योर वर्जन होगा, तो उस प्योर वर्जन का जो प्रेशर है वो P1 नॉट है। मतलब जब गैस अपना प्योर स्टेट में थी, यानी कि उस समय, तब आपका प्रेशर कितना था? P1 नॉट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, P1 will be equal to the product of its mole fraction and its pure component part. Similarly, P2 is equal to X2 into P2 naught. Same. Then according to the Dalton's law, total pressure of the solution will be the sum of both according to Dalton. Dalton ने कहा था भाई कि सम ऑफ ऑल द प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द प्रेशर। कहते हैं ना, सबका पार्शियल प्रेशर का सम कर दो तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम या सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब सब बात आती है ये मोल फ्रैक्शन क्या है, बता देते हैं भाई। वादा किया था स्टार्टिंग में कि बीच बीच में बताऊंगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स से डिनोट होता है, यानी कि नंबर ऑफ, जैसे x1 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ solvent upon total number of moles,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये x1 है। x2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो दोनों को अगर आप ऐड अप करोगे, ये लीजिए x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि सॉल्यूशन के जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना कभी कंफ्यूजन हो जाए। सॉल्यूशन, यहाँ पे भी सॉल्यूशन, ठीक है। तो x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1। अब P1 की वैल्यू कितनी है? x1 इंटू P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट, ठीक है। ये आगे बात समझ में, दैट इज इक्वल टू PS। अब x2 की वैल्यू यहां से आप अगर आप निकालो, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो x1 इंटू P1 नॉट प्लस 1 माइनस x1 इंटू P2 नॉट, ये बन गया मेरा PS। सही है, ये मेरा बन गया PS। अच्छा सर, अब अगर हम बात करते हैं x1 इंटू P1 नॉट प्लस 1 माइनस x1 इंटू P2 नॉट, अब यहां पर आके ये एक मेरा जर्नल एक्सप्रेशन बन जाता है। दिस इज माई जर्नल एक्सप्रेशन, और ये बहुत बच्चों यूजफुल एक्सप्रेशन है। इसको ध्यान से समझ लेना, रटना मत। कैसे आया? सिंपल है, P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू डाली, P2 की वैल्यू डाली, सिंपल, ठीक है, और x2 की वैल्यू डाल दी। अब यहां आके हम एजम्पशन करेंगे, वी एज्यूम, क्या करेंगे? वी एज्यूम, यहां पे वी एज्यूम दैट माई second component is non-volatile in nature, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। अगर वो नॉन वॉलेटाइल है तो डेफिनेटली देयरफॉर यू कैन से P2 नॉट विल बी 0। कितना आएगा? P2 नॉट विल बी 0। सही है, P2 नॉट विल बी 0, क्योंकि उस समय नॉन वॉलेटाइल है, उसका तो वेपर प्रेशर होगा नहीं। तो जब इसका वेपर प्रेशर होगा नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूं फटाफट, PS इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट। अब सर सिंस अब आपको डेल्टा P निकालना था, याद है डेल्टा P क्या था? P नॉट माइनस PS, यही था स्टार्टिंग में देखा था। PS की वैल्यू कितनी है? x1 इंटू P1 नॉट। अब सिंस एक ही कंपोनेंट बचा है सॉल्यूशन के अंदर, तो मैं P नॉट लिखूं या P1 नॉट लिखूं, एक ही बात है। तो इसको मैं एक काम करता हूं, P नॉट ही लिख लेता हूं, इजी हो जाता है। और यहां पर P नॉट कॉमन ले लो, तो 1 माइनस x1 और 1 माइनस x1 होता है x2। तो ये मेरा बन गया डेल्टा P। तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2। आ गया जिंदाबाद, जनाब आ गया। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सर जी देख लो, x2 आ गया। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यस। तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2। बात समझ में आ गई? गुड। अब जरा मैं एक बार रब करके बच्चों यहां से थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दूं तुम्हारे लिए। ये लिख लिया ना, ये तो सिंपल चीज थी। नाउ x2 क्या है? N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2 है। तो x2 को लिख सकता हूं N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो डेल्टा P अपॉन P नॉट, ठीक है। तो N2, अब इफ, ये तो बन गया पूरा, इफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, नीला धोबन दूध, नीला धोबन दूध, समझ में आ रहा है? पानी, नीला धोबन दूध। तो इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो N1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन N2। तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये लीजिए, आ गया। तो N1 बहुत ज्यादा हो जाएगा, N1 बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू N2। ये रिलेशनशिप मेरा आ जाएगा। ये बहुत काम का रिलेशन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी और वो भी। और इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसलिए हम बोल सकते हैं यस
इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका पूरा प्रूफ है जो कि स्टेट बोर्ड में तो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है महाराष्ट्र के। और हमारा एक्सप्रेशन ये वाला हमारे क्वेश्चंस में जेई के, नीट के या सीईटी के व्हाट्सएवर या बिटसेट के सब कंपटीशन में हमारा ये रोल अदा करता है। यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? गुड बॉय। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक चीज और आती है, इन वेपर फेस। ठीक है, कुछ बड़ी चीज नहीं है बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है इन वेपर फेस निकालने को, है ना, कोई खास नहीं है। वेपर फेस में बता देता हूं, ये रब कर दूं। चलिए, तो इन वेपर फेस में क्या करना है, व्हाट विल हैपन इन वेपर फेस, अलग से लिख देता हूं, इन वेपर फेस। इन वेपर, अगर हम वेपर फेस में हम बात करें तो क्या होगा, कुछ नहीं है, y1 से डिनोट करते हैं, डेट इज इक्वल टू P1 अपॉन PS बोल लो, P1 प्लस P2। ठीक है, ऐसे ही तो डेफिनेटली y2 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, सेम, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, ये भी क्या होता है 1। ये इन वेपर फेस है। क्या है P1 जो आपने निकाला था, ये है ना, जो भी आप निकालोगे, P2 आपने ये निकालोगे, सिंपल सी बात, दोनों को अलग अलग निकाल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे तो वेपर फेस में आ जाता है। ये प्रेशर निकाला P1 अपॉन PS बोले तो वही P1 प्लस P2। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, P1 अपॉन P1 प्लस P2, कुछ नहीं है, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या है, रिलेशनशिप, इस तरीके से निकालो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लोग इधर से उधर बहुत फॉर्मूले निकाल के रखते हैं, बच्चे सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा ये हार्ड चैप्टर है, सिंप्लीफाइड है। सेम केमिकल काइनेटिक्स का भी सेम सिनेरियो है। देखा है मैंने बड़ी बड़ी क्लासेस के बड़े बड़े नोट्स, छोटी चीज को बड़ा बनाना, हम बड़ी चीजों को छोटा बनाएंगे। ठीक है, हमारा फंडा वही है। क्लियर? चलिए हाँ भाई बच्चों, तो ये आपका हो गया, डन, इट इज डन। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ही, जिसका नाम क्या है, बेचारे का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। परफेक्ट, क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले तो क्वेश्चन दिमाग में वही आएगा, सर ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। तो सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सही है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे, हम सब लोग इसको गलत बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट सर 100 डिग्री सेल्सियस, सीधा कुछ दिमाग में नहीं आता सर, जिस टेम्परेचर पे बॉइल होता है, ये सब डेफिनेशन हमें बच्चों से सुनने को मिलती है। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, जिस टेम्परेचर पर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड become equal to atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure. समझे क्या है, the temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure, उसको हम बोलते हैं boiling point। तो ये मान लो वेपर प्रेशर है, ये मान लो टेम्परेचर है। डेफिनेटली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये तो सर सॉल्वेंट का हो गया, ऑब्वियसली बात तो सही है सर। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप सबको पता है सॉल्वेंट से कम होता है, अभी अभी देखा था। तो ये किसका हो गया सर, सॉल्यूशन का हो गया। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सर, आपने डेफिनेशन एक बार दोबारा लिख दोगे क्या सर, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure, become equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है बात।
द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि आप उसको हीट करोगे, जैसे कि अगर आपने ये लिक्विड लिया भाई, ये लिक्विड लिया, उसको हीट कर रहे हो, है ना, ये नीचे से हीट प्रदान कर रहे हो, वेपर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने में उसको बेचारे को टेम्परेचर तो लगेगा या नहीं लगेगा? टेम्परेचर हीट करोगे, इसको हीट करते रहोगे, वेपर प्रेशर तक बढ़ेगा 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 एक समय आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस टेम्परेचर को नोट डाउन कर लो, वही आपका बॉइलिंग पॉइंट है। समझे? गुड। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है, इस टेम्परेचर क्या बोल सकते हैं? टी नॉट। इस टेम्परेचर क्या बोल सकते हैं? टीबी। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टी नॉट। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो आपको क्या करना है सर? सबसे पहले बताना होगा कि भाई ये जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर सर बढ़ता हुआ चला जाएगा, इट विल इंक्रीज। और जैसे जैसे सॉल्यूशन का डेफिनेटली वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज तो करेगा लेकिन उससे कम होता है। तो हमने एक लाइन खींच दी, तो जब हमने इसको लाइन खींची तो ये क्या डिनोट करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन खींच दी ना, तो ये क्या डिनोट करेगा? सर ये तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया किसका? प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका आ गया सर? सॉल्यूशन का। दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि इट डिपेंड अपॉन मोलैलिटी। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोलैलिटी। आप कहोगे सर ये क्या है? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute upon weight of solvent, weight of solvent in kg। ये हो गया मोलैलिटी, ठीक है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट kg स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको। क्लियर? अच्छा जी, तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया तो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। तो एक कांस्टेंट लगता है जब आप इसको हटाओगे, जिस बेचारे का नाम है केबी, और केबी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम भी है भाई एब्यूलोस्कोपिक, एब्यूलोस्कोपिक, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूं भाई मैं भी। EBU ही है वैसे तो, EBULLIOSCOPIC, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस केबी की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू है, मैं लिख देता हूं R T नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LV। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। KB इज इक्वल टू R T नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LV। और आपको बता दूं LV क्या होता है? हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं, अलग से सॉल्व कर देता हूं तुम्हारे लिए। तो KB, ये लो यहां पे कर देते हैं। तो KB इज इक्वल टू हो गया R तो आपका गैस कांस्टेंट होता है, T नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LV कितना है? हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल, और अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें KB जो क्वेश्चन भी आता है, जनरली नीट में आ भी चुका है, जेई में भी आ चुका है, कि KB किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, KB बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, KB डिपेंड अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आई होप इट इज क्लियर। KB डिपेंड अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए, तो
तो अब यहाँ से आप हम बात करेंगे इन सब की वैल्यूज की, ये है क्या, ठीक है। तो एलवी सबसे पहले आता है, एलवी यहाँ पर। तो एलवी क्या है सर, है ना, एलवी होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है सर छुपी हुई हीट, हिडन हीट। क्या होता है? हिडन हीट, जो कहता है ना हिडन हीट। बात समझ में आई? क्या होती है हिडन हीट? यानी कि जब आपका स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, लेकिन टेम्परेचर चेंज ना हो। यही सेम आईसीएससी में भी है 10th में, ठीक है। स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हुआ, 0 डिग्री 0 डिग्री पे, है ना। ऐसे ही 100 डिग्री लिक्विड से गैस बन गया सर, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री पे है। तो लेटेंट हीट, छुपी हुई, पता नहीं चल रहा, तभी तो बोल रहे हैं भूतिया, ठीक है। तो लेटेंट हीट, तो इसका क्या क्या टर्म्स है? लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। latent heat of vaporization, latent heat of vaporization per gram of solvent, ठीक है, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका मतलब क्या है सर? व्हाट डज इट मीन? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट। latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization per mole of the solvent। ध्यान रखना, पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, M1 पता ही लग गया, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। R गैस कांस्टेंट होता है, सबको पता है। R क्या है? गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैं बार बार चीख के बता चुका हूँ थर्मो के लेक्चर में भी। और T नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, राइट। T नॉट क्या है? व्हाट इज T नॉट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। फाइनली डन क्लास, क्लियर हो गया? श्योर। तो ये तुम्हारा आपका खत्म होता है इसमें एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट और फिर चालू करेंगे फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ भाई, तो हम देख रहे थे, 2 हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख ली थी। अब हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, कौन सी है? तीसरी कौन सी होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? आपने 2 देख ली, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी देख ली एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सी है? डिप्रेशन इन, बेचारा डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ना। तो सिंपल शब्दों में याद रखना, पहले लिखवा भी दूंगा कि जब आपको पता है भाई फ्रीज होती है कोई चीज, जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या था सर? जिस टेम्परेचर पे आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, याद है? तो यहाँ पर भी जब सॉलिड और लिक्विड का जो टेम्परेचर अगर वो सेम आ जाता है और उस समय आपका जो वेपर प्रेशर अगर वो सेम रहता है, तो उस समय आप बोल सकते हो कि हाँ सर वो फ्रीजिंग पॉइंट है। मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, बुक्स में से लिख लीजिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज द टेम्परेचर, लिखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच, फ्रीजिंग पॉइंट, डेफिनेशन लिख लो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ substance, लिखिए, freezing point of a substance is the temperature at which is the temperature at which is the temperature at which solid and a liquid forms are in equilibrium, at which solids and liquid forms are in equilibrium, right? मतलब उनका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल आ जाना चाहिए। अब तुम्हें मैंने समझा दूं ये है कैसे, ये डेफिनेशन चलो आपने बुक के हिसाब से लिख ली। देखो भाई, आपको ये पता है आइसक्रीम सब लोग खाते हैं सब लोग आइसक्रीम, है ना। आइसक्रीम तो हर कोई सा भी सीजन हो आइसक्रीम तो पसंद आती है। और अभी तो जो मौसम चल रहा है सर, हर समय हर दिन आइसक्रीम खाने का मन करता है। चलो भाई, अब तुमने घर में मम्मी को बोला कि भाई बाजार की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, तो हम घर की आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है।
हाँ या ना? घर की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, खा के देखना। तो घर की आइसक्रीम में अब हमने क्या किया, दूध को कढ़ा लिया अच्छे से, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए, ठीक है, किशमिश हो गई, अगर आपका काजू हो गया, आपको चिरौंजी हो गया, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, आपने वो डाल दिया, दूध को अच्छे से कढ़ा गया अच्छे देर तक। और एक कटोरी में आपने, एक बाउल में कह सकते हो, और इतना आपने लिक्विड वो जो बना उसको फ्रिज में रख दिया, ठीक है। सेम टाइमिंग पे सेम बीकर में पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया। अब आप बताइए कौन पहले जम जाएगा? बताओ कौन पहले जम जाएगा? बताओ कौन पहले जम जाएगा? पानी जम जाएगा, हाँ या ना? कौन पहले जम जाएगा? पानी। तो अगर पानी पहले जम रहा है, इसका मतलब ये हो गया, यानी कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो जल्दी फ्रीज हो गया। इसको यानी कि मुझे अगर फ्रीज करना है, मुझे टेम्परेचर को थोड़ा सा और लो करना पड़ेगा, है, टेम्परेचर को मुझे थोड़ा और लो करने पड़ेगा अगर मुझे उसी लाइन पे चाहिए, यानी कि उसी टाइम पे चाहिए, यानी कि मुझे टेम्परेचर थोड़ा और कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं बच्चों, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन है और ये क्या है? सॉल्वेंट है ना? तो ऑब्वियसली सर आपको पता है, जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करोगे, टेम्परेचर को जैसे जैसे कम करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल कम होगा सर, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। अब इस पॉइंट पे आके मान लो वो फ्रीज हो गया और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड से सॉलिड बन गया। तो डेफिनेटली सर वेपर प्रेशर जैसे ही सॉलिड बनेगा, वेपर प्रेशर उसका और कम हो जाएगा, सॉलिड का वेपर प्रेशर सर और कम हो जाएगा। अच्छा, अब बात ही सॉल्यूशन की बात। सर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, अगर हम बात करें सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सर, वो और कम होगा, सॉल्वेंट से तो कम ही होता है, सबको पता है। अब लेकिन उसको अगर फ्रीज होना है तो मैंने आपको अभी अभी बताया उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि उसको टेम्परेचर को मुझे और लो करना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रीज होगा और सेम लाइन पे आएगा। तो ये मेरा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया किसका? सॉल्यूशन का। तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट का, यानी कि लिक्विड फॉर्म हो गई, और ये कौन सी फॉर्म हो गई सर? सॉल्यूशन, यानी कि आइसक्रीम, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर यहाँ पे आपका बन गया सॉलिड, ये लिक्विड था, ये सॉलिड बन गया, और यहाँ आके आपका फ्रीज हो गया। तो ये जो टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है, यानी इसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा जो टी एफ है, यानी कि विच इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एफ, एंड टी नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ध्यान रखना, टी नॉट क्या है सर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सर जी ध्यान रखना ये बात को। और टीएफ क्या है सर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आइसक्रीम। क्लियर? और टी नॉट माइनस टीएफ जो है, यानी कि जो डेल्टा टीएफ है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि सर इट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। इट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। और स्मॉल एम क्या होता है सर? मोलैलिटी। क्या होता है? मोलैलिटी। आपको बताया था मैंने। मोलैलिटी क्या होती है? दोबारा से लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ध्यान रखना इस बात को, चीज छोटी है बट मोटी है। और डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल साइन हटता है, एक कांस्टेंट लगता है kf, और उस kf का बेचारे का नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, या इसका दूसरा नाम भी है मोलल डिप्रेशन। बेचारा डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो केएफ हो गया या तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसलिए इसको भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि सर इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। समझे गुरुजी? समझे कुछ? ठीक है। अब अगेन केएफ, अगेन जैसे केबी था, इट डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। बताया था ना केबी। तो सेम वे में केएफ आल्सो डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट।
ठीक है, अब के एफ की वैल्यू लिखवा देता हूं बच्चों, गलत ना हो जाए तुम्हारे से, इसलिए लो ये इंपॉर्टेंट है। तो के एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ, और विच इज इक्वल टू m1 मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। गॉट इट? तो टी नॉट अगर हो सकता हो, अगर हम बोलें तो टी नॉट क्या होगा सर? टी नॉट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड यानी कि प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, सही है। और एल एफ क्या है सर? एल एफ लेटेंट हीट, ध्यान रखना, लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट, लास्ट लेक्चर में बताया था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, सही है सर। एल एफ हो गया, डेल्टा एच, और ये हो गया मेरा फ्यूजन, ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, सही है, ये हो गया। एंड m1 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। प्लीज ये चीजें छोटी छोटी है, ध्यान रखना, और आपका गैस कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। डन क्लास? तो ये ग्राफ और आपको एक्सप्लेनेशन करनी होगी अगर आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। नाउ अब आती है बात अगली, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है फॉर दीज, ठीक है। अभी तक आपने दो देख ली थी, ये हमारी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सर जी। लिख लिया, ये रब कर दूं, देख लो, समझ में आया? पक्का? गुड। चलिए, तो अब हम बात करेंगे जल्दी से ऑस्मोटिक प्रेशर की। इसमें भी बहुत लोगों को अननेसेसरी कंफ्यूजन बनता है, क्यों बनता है पता नहीं, लेकिन बनता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये मेरा एक बीकर है, समझ लेते हैं फटाफट। ये मेरा लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट, लो कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्योर सॉल्वेंट, लो कॉन्सेंट्रेशन और प्योर सॉल्वेंट साइड, सही है, ये वो साइड है। और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड है, राइट। ये कौन सी साइड है? हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे एनिमल का जो आउटर लेयर है आपकी मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह, सेल मेम्ब्रेन वगैरह, वो एक्ट कर सकती है आपकी सेमी परमेबल नेचुरल के वे में, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सुनिए होता क्या है, पहले उससे भी पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। बच्चे बायो में भी पढ़ते हैं ये, लेकिन प्लीज बायो को अलग रखना, इसको अलग रखना, राइट, चीज सेम है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ अलग रखना। ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ध्यान से सुनना, व्हेन there is movement of the particles from the lower concentration side, from the lower concentration side
to higher concentration side through semi-permeable membrane. सुन रहे हो? When there is movement of a particles, मैं लिख देता हूं, ठीक है? When, osmosis की definition, osmosis बड़ा इंपॉर्टेंट है. When there is movement of particles from lower concentration side to higher concentration side through semi-permeable membrane. तो अगर आपका ये मूवमेंट हो रही है किसका, पार्टिकल्स की, डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टिकल्स तो होंगे, चाहे लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड है, यहाँ पे कम है, या कह सकते हो प्योर सॉल्वेंट साइड है, पानी है. तो अगर देयर इज अ मूवमेंट, और ये सॉल्यूशन साइड है एक तरीके से, यहाँ पे सोल्यूट घुसा हुआ है, ठीक है? तो ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना कभी भी. व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. और सेम आपका रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है, जो घर में आरओ लगा हुआ होता है, उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. जो तुम्हारा फिल्टर, जो आपकी पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वो चेंज होती है, जो कि सबसे मेन होती है, वो उसी के थ्रू आपका पानी, कहते हैं ना, उसी में आपके मिनरल्स भी चले जाते हैं. तो इसलिए हम बाद में टीडीएस वगैरह लगाते हैं, ताकि मिनरल्स को आप ऐड ऑन कर सको. बात समझ में आई ये चीज? तो ध्यान रखना ये, ठीक है? ये हुआ ऑस्मोसिस. अब वर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड. The pressure applied on a higher concentration side so that there is no movement of the particles from the lower concentration side to the higher concentration side. मैं जाने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे प्रेशर लगा रहा हूं, उधर ही रहे, मैं आने नहीं दूंगा. The pressure applied on a higher concentration side, लिख देता हूं, the pressure applied on higher concentration side the pressure applied on a higher concentration side so that there is no movement of particles from lower concentration side to higher concentration side is known as osmotic pressure. बात समझ में आई? is known as osmotic pressure represented by pi. and ध्यान रखना, pi is proportional to temperature, पहली चीज, और दूसरी pi is proportional to concentration as well. तो ओवरऑल pi is proportional to Ct. तो pi is proportional साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है R, जिसको आप सबको पता है गैस कांस्टेंट बोलते हैं. और आपको बता दूं, पाई इज इक्वल टू सी. सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, वही मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो पाई वी, तो ये रिप्रेजेंट करती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन ऑल्सो. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. याद आया कुछ? हाँ जी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. याद आया भाई साहब? तो वही है आपका पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. तो यहां से आपकी ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. और ध्यान रखना एक और चीज, तीन तरह के रहते हैं. एक होता है हाइपरटोनिक,
एक होता है हाइपरटोनिक, दूसरा होता है, नाम से ही पता चल रहा है, हाइपोटोनिक, और तीसरा होता है आइजोटोनिक। ठीक है, आइजोटोनिक नाम से पता लग रहा है सर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है? सेम ऑस्मोटिक, दो सॉल्यूशंस हैं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। ध्यान रखना, थ्योरी बहुत कम आती है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन थ्योरी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल लगा पाओगे। रिमेंबर दैट। ठीक है, तो हाइपर ज्यादा, सर ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है सर, ज्यादा है, हाइपो सर कम है कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर जिस टेम्परेचर, जिस सॉल्यूशन को आप देख रहे हो उसका प्रेशर अगर ज्यादा है तो वो हाइपरटोनिक हुआ। राइट, हाइपोटोनिक सर प्रेशर आपका कम है अंदर से, तो वो हाइपोटोनिक हुआ जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो डेफिनेटली मटेरियल, अगर फॉर एग्जांपल हाइपोटोनिक क्या है, जैसे पानी में डुबो दिया आपने किशमिश को रात को या छोले को, तो क्या होते हैं, सुबह फूल जाते हैं, है ना? फूल जाते नहीं, फूल जाते, यानी कि पानी बाहर से अंदर चला गया, पानी बाहर से अंदर चला गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन बाहर पानी की ज्यादा थी, अंदर वाले की जो मटेरियल थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी, पानी उसमें कम था, तो हायर कॉन्सेंट, मतलब वो हाइपरटोनिक है। राइट, बाहर से अंदर चला गया। लेकिन अगर अंदर से अगर आपकी चीजें बाहर चली जाती हैं तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? डेफिनेशन देख लेता हूँ, अगर तुम्हारे उसमें हुआ तो डेफिनेशन लिखवा दूंगा भाई, देख लेते हैं यार। बाकी तो कुछ खास है नहीं इसके अंदर। हाइपरटोनिक मैंने तुम्हें बता ही दिया। आइजोटोनिक, हाँ आइजोटोनिक बता दिया ना, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और हाइपरटोनिक आपको बता दिया मैंने, जैसे कि अगर ज़्यादा है आपका, राइट। हाँ, जैसे वही बोल रहा हूँ ना कि प्योर एग्जांपल है, प्योर NaCl सॉल्यूशन विद अ कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.9% इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और प्योर NaCl सॉल्यूशन विद अ कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.9% इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। कम है तो हाइपोटोनिक, ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक। ठीक है, इज इट क्लियर? वन सॉल्यूशन इज ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वही मैंने आपको बताया, एंड द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आई बात? चलिए, तो अब एक काम करेंगे प्रभु, ये तुम्हारी चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, पाई इक्वल टू CRT। इसके ऊपर बेसिस के ऊपर हम चारों क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, या एक काम करूंगा, पहले मैं सेकंड वाले पार्ट में इसके अंदर तुम्हारा सिखा दूंगा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि रिलेटेबल है। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर आपस में रिलेटेबल हैं, क्वेश्चंस सारे मिक्स्ड हैं, वेंट ऑफ फैक्टर और उसके मिक्स क्वेश्चंस आते भी हैं। तो पहले वो टॉपिक सिखा के फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, दैट विल बी आई थिंक सो मच मोर बेटर। तो वो पार्ट अगर तुम्हारा खत्म हो गया ना सॉल्यूशन के अंदर, तो स्टार्टिंग का हिस्सा बचेगा, हेनरी लॉ वगैरह, वो थियोरेटिकल पार्ट है, टेंशन खत्म हो जाएगी। मतलब मेजर पार्ट हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। क्लियर? यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई? सिनेरियो अच्छा है? कोई डाउट, कोई तकलीफ मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो भी नहीं आया आई विल रिप्लाई। ठीक है, और एक चीज़ तो कहना हक बनता है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगी, भला होगा तुम्हारा भी, चिंता ना करिए। ठीक है, चलिए सीखते रहिए, करते रहिए TC के संग। थैंक यू।